एक ऐसा इंसान जो कि लोगों को ये कहता था कि उसके पीछे कोई चुड़ैल पड़ी हुई है, कुछ दिन बाद वो बिना पानी के टब में मरा हुआ पाया गया। किसी की ऐसी बातों को मजाक में नहीं लेना चाहिए जब हमारे पास ऐसे केसेस हैं जिसमें कि एक्चुअल में मौत हुआ है इंसान का। और एक ऐसा भूतिया होटल जिसमें आप जा सकते हो अभी भी, लेकिन आपको नहीं जाना चाहिए। बताऊंगा कौन सा। और क्या आपको पता है कि चमगादड़ घर में आना अशुभ क्यों माना जाता है? ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातों को आज आप इस वीडियो में जानोगे। वीडियो को लाइक कर दो तुरंत, 1 सेकंड लगेंगे और वीडियो को पूरा जरूर देखना। फैक्ट नंबर 10, इस दुनिया में बहुत अजीब अजीब होटल्स को आपने देखा होगा, लेकिन ये जो होटल आप अपने स्क्रीन पे जो देख रहे हो ये है डेल सैटो, कोलंबिया का एक होटल। और इसका लोकेशन देखो ये कहाँ पे स्थित है। ये एक बहुत ही अजीब जगह पे स्थित है, एकदम पहाड़ के किनारे, जो पहली बात कभी भी टूट सकता है लेकिन आज तक टूटा नहीं है। बहुत रिस्की जगह पे है। और दूसरी बात, जो लोगों का मेंटल प्रॉब्लम है वो लोग इस जगह को अट्रैक्टिव फाइंड करते हैं। उनको एक परफेक्ट जगह मिल जाता है अपने जिंदगी को खत्म करने का, और इस होटल में यही होता आया है। लोग यहाँ अपनी जान लेते हैं, इसी चीज से ये होटल पॉपुलर है। इतनी जाने गई यहाँ पर कि इसको आखिरकार बंद कर दिया गया, लेकिन टूरिस्ट्स के लिए अभी भी ओपन है। अब चाहो तो जा सकते हो। लोग कहते हैं, हम जो नहीं वाइब की बात करते हैं कि ये जगह पे खराब वाइब है, ये जगह पे अच्छा वाइब है, तो लोग उसी नेगेटिव वाइब को इस जगह पर फील करते हैं। 1990 में ही इस होटल को बंद कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 9, डोनाल्ड कैंपबेल, ये एक बहुत ही होनहार स्पीड बोट रेसर थे जिनको की फास्ट स्पीड वाले बोट्स चलाने का बहुत एक्सपीरियंस था। इन्होंने अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी थी। पानी के ऊपर 480 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अपने बोट को ले जा रहे थे, तभी बोट का आगे वाला हिस्सा उल्टा पलट गया और 1 सेकंड के अंदर उनकी डेथ हो गई। वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने के चक्कर में इनकी डेथ हुई थी। राजधानी की स्पीड 150-200 किलोमीटर पर आवर होती है। बुलेट ट्रेन चलता है 300, 400, 500 पे। उस स्पीड पे पानी के ऊपर टर्बो बोट को ये ले जा रहे थे। और वो एक ऐसा सेंसिटिव स्पीड होता है कि जब तक सही चल रहा है तब तक तो ठीक है, देखने में फास्ट लगेगा, लेकिन सिंपली स्पीकिंग जहां उसका कोई भी पार्ट हिला वो पलटा, 1 सेकंड में इंसान खत्म। और अनफॉर्चुनेटली यही चीज करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने के अटेम्प्ट में इनकी डेथ हुई थी। फैक्ट नंबर 8, आपने अक्सर ऑनलाइन कंपनीज के पोस्ट को देखा होगा। आप जब अपने दोस्त से बात करते होंगे तो ऐसा कुछ चर्चा में आता होगा कि अरे उसने ये पोस्ट किया था फिर ये हो गया। जैसे किसी बड़े इंसान के अकाउंट से ये पोस्ट हुआ था, मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर आपको जान लेना चाहिए कि कोई भी ऐसी पोस्ट हो, ज्यादातर लोगों के मैनेजर पोस्ट करते हैं। अब जैसे मेरा कोई मैनेजर है जो कि YouTube को हैंडल कर रहा है, उसके पास क्रेडेंशियल्स है। अब वो अगर YouTube के कम्युनिटी पोस्ट में कुछ खराब लिख के पोस्ट कर दे किसी को, तो फिर लोगों को लगेगा कि मैंने पोस्ट किया है, लेकिन वो तो उसने पोस्ट किया है। अब जैसे मोदी जी के अकाउंट से कुछ अगर ट्वीट हुआ, तो क्या आपको लगता है कि मोदी जी के पास इतना टाइम होगा कि वो खुद हाथ में फोन या फिर कंप्यूटर पर बैठ के ट्वीट करेंगे? नहीं, उनके मैनेजर्स होते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि वो उसके ट्विटर को फॉलो कर रहे हैं, तो पर्सनली वो उससे कनेक्ट हो रहे हैं, उस सेलिब्रिटी से वो पोस्ट कर रहा है ना। लेकिन 80% केसेस में ऐसा नहीं होता है। हाँ, ऐसे कई सेलिब्रिटीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के महिंद्रा के सीईओ आनंद महिंद्रा जी, जो कि हर ट्वीट में अपना पर्सनल टच रखते हैं। वो खुद हर ट्वीट को देखते हैं पोस्ट होने के पहले। और भी ऐसे बहुत लोग हैं जो हैंडल करते हैं, लेकिन ज्यादातर अकाउंट्स सेम पर्सन हैंडल नहीं करता है, मैनेजर करता है। फैक्ट नंबर 7, साउथ ईस्ट एशिया में पहले एक बहुत ही वियर्ड पनिशमेंट एग्जिस्ट करती थी। हाथियों से इंसान को मारा जाता था। क्या है कि जनरली हाथिया जो होते हैं, हाथी, वो फ्रेंडली होते हैं। वो इंसान पे उतनी जल्दी अटैक नहीं करते हैं जब तक कोई उनको थ्रेट फील ना हो। वो फ्रेंडली क्रीचर्स होते हैं, सबको पता है हाथी। लेकिन साउथ ईस्ट एशिया में और विश्व के बहुत सारे जगहों में एक एलिफेंट पनिशमेंट एग्जिस्ट करता था। उसमें क्या होता था कि कोई भी जुर्म करता था और उसको मौत की सजा होनी है, तो उसको एलिफेंट के सामने रख दिया जाता था और उसके ऊपर एक इंसान बैठता था। तो वो एलिफेंट को कंट्रोल करता था ऊपर बैठ के, और एलिफेंट उसको मारता था। और एलिफेंट को इसी चीज के लिए ट्रेन भी किया जाता था। एलिफेंट को मारने की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये वन ऑफ द वियर्डेस्ट पनिशमेंट है जो कि हमारे विश्व में एग्जिस्ट करती थी। फैक्ट नंबर 6, कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो कि यकीन नहीं होता है बिल्कुल। टेरी कैथ नाम के एक सिंगर थे। इनको लोग द बेस्ट गिटारिस्ट इन द यूनिवर्स मानते थे। ये इतना अच्छा गिटार प्ले करते थे, बहुत नाम था इनका। इनका मौत बहुत ही वियर्ड है। ये अपने घर में अपने दोस्तों के साथ थे। इनके पास गन्स भी थी। ये ऐसे दोस्त से
बात कर रहे थे, माहौल था, दोस्तों का माहौल था एकदम, और ड्रिंक भी कर रहे थे। अचानक से अपने वो एक गन उठाए और अपने दोस्त से बोलने लगे कि चलो इसको टेस्ट करते हैं यहाँ पे रख के। ऐसा डेंजरस गेम प्ले करने लगे मजाक मजाक में, जिससे उनकी जान भी जा सकती थी। तो वो ऐसे ही फिर दोस्त को बोले होगा कि नहीं होगा बता, ऐसे करके दाबे, खत्म, तुरंत खत्म 1 सेकंड में। उसमें एक्चुअल में गोली निकली। अब बात यह है कि उन्होंने इस चीज को इसलिए किया था, ये उन्हीं का घर था, उन्हीं की बंदूकें थी, तो उनको ऐसा लगा कि उसमें नहीं था, तभी अपने दोस्त को डरा रहे थे ऐसी एक हाई लेवल फन करके। लेकिन निकला उसमें असल का बुलेट, उसमें था बुलेट, और उसी टाइम वो मर गए। एक अजीब सी मौत, एक अजीब सी मौत। फैक्ट नंबर 5, क्रिस्टोफर केस। ये इंसान को देखो, ये वर्ल्ड के सबसे मिस्टीरियस केसेस में से एक है। ये अपने घर के बाथरूम के अंदर मौजूद बाथ टब, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज में हर एक घर में लगभग होता ही है, उसमें मरे पाए गए। अब बात यह है कि पुलिस और अथॉरिटीज को यह पता चली कि वो वाटरलेस था, उस बाथ टब में पानी बिल्कुल भी नहीं था, वो मरे पाए गए। तो अब ये कैसे हुआ, इसके ऊपर जांच हुई, ऑफ कोर्स जांच होनी ही थी। जांच में ये पता चला कि वो अपने करीब के लोगों को अक्सर ये कहा करते थे कि एक चुड़ैल उनके पीछे है, और एक चुड़ैल ने उसको श्राप दे दिया है। और ये मजाक में जो चुड़ैल बोलते हैं तो चुड़ैल है, वो चुड़ैल नहीं, बल्कि एक्चुअल में नेगेटिव एनर्जी कोई उसके पीछे थी। अब जब ऐसी बात कोई घर वाला सुनता है या दोस्त सुनता है, तो आपको लगता है कि कोई यकीन करेगा, कोई कहेगा कि मेरे पीछे चुड़ैल है, तो सामने वाला सीरियसली ले इस बात को? बिल्कुल नहीं लेगा सीरियसली, ऑब्वियस है। और यही चीज इसके साथ हुआ, और ये कुछ दिनों से बहुत वियर्ड एक्ट कर रहा था, और मौत के साथ इसने यूएसए के ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे मिस्टीरियस मौत को फेस किया। और अभी तक तो मैंने आपको मेन चीज बताया ही नहीं, ये तो सोच के ही गूज़बम्स आता है सही में। बात यह है कि वो मरा हुआ तो था, लेकिन उसके चारों तरफ कैंडल्स बिछे हुए थे, मोमबत्ती जल रहा था, और एक क्रॉस का निशान भी सामने मौजूद था। अब ये कैसे? उसके फैमिली मेंबर्स और जो दोस्त हैं वो कहते थे कि इसका कोई दुश्मन नहीं है, इस लड़के का कोई दुश्मन नहीं था, ना ही ऐसा कोई करेगा, और ना ही जांच एजेंसीज, ना ही पुलिस को ऐसा कुछ मिला जो कि ये बता सके कि किसी ने किया है। ऐसा कुछ नहीं मिला, किसी ने नहीं किया था। और जब हम इन सारे पॉइंट्स को जोड़ें कि इसको किसी ने मारा नहीं था, दूसरी बात इसका बॉडी बाथ टब में मिला था, एक ऐसा बाथ टब जिसमें पानी था ही नहीं, वाटरलेस, और तीसरी बात मोमबत्ती से घिरा हुआ था, ये बहुत ही अजीब है। और मौत का कारण हार्ट अटैक यानी कार्डियक अरेस्ट को बताया गया था। उस जगह पे हार्ट अटैक तो हुआ, ये पता चला कि ये क्या हुआ था, लेकिन ऐसे कैसे? मोमबत्ती बाथ टब के चारों तरफ था, उसके अंदर गया तभी हार्ट अटैक हुआ, या फिर क्या हुआ? बहुत कंफ्यूजिंग है। ऐसा लगता है कि ये एक स्ट्रक्चर्ड है, एक कॉन्शियस चीज इसके पीछे है जो ऐसा कुछ करवाई। और इससे भी मिस्टीरियस बात यह है कि अगर आप चुड़ैल, ये जो सेक्शन है, इसके बारे में अगर इतिहास में किताबें पढ़ोगे इनके बारे में जानकारी पाने के लिए, तो आपको यही पता चलेगा कि ये अक्सर जब इंसान को मारती है तो ऐसे ही कुछ करती है, बॉडी के चारों तरफ मोमबत्तियां प्लेस्ड रहती है। और यही सीन कई किताबों में ऑलरेडी बताया गया है, हजारों साल पहले ही ऐसा बताया गया है, ये तो अभी हो रहा है। तो ये एक ऐसा केस था जिसका आंसर आज तक नहीं मिला, और ये हुआ था अप्रैल 1991 में, और अभी तक इस केस का कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। लेकिन उसके दोस्तों के मन में आज तक ये बात खटकती है कि काश जब वो बोल रहा था कि कोई चुड़ैल हमारे पीछे है, तो इस बात को हम सीरियसली लेते हैं, भले ये बात मेंटल इलनेस की तरफ जाती या फिर कोई एक्चुअल घोस्ट हंटर के पास जाती, लेकिन बचा तो रहता, वो ऐसे मिस्टीरियस तरीके से मरता तो नहीं। तो यही बात है कि ये चाहे पागल हो गया था, उसका मेंटल इलनेस था, या फिर अगर आप यकीन करते हो तो एक्चुअल में घोस्ट था, चाहे केस दोनों में से कोई भी हो, जब कोई ऐसा कहे और वो नाटक ना करे बल्कि उसके चेहरे पे एक्चुअल में कोई परेशानी दिखे, कोई भी इंसान हो, चाहे आपका रिलेटिव हो, आपका दोस्त हो, कोई भी अगर ऐसा कुछ कहे जो आपको उल्टा फुल्टा लगे थोड़ा सा, तो उसको सीरियसली लेना चाहिए, उसको ऐसे ही उड़ा नहीं देना चाहिए। अगर उसके चेहरे पर एक्चुअल में एक अनइजीनेस दिख रही है तो सावधान रहे, सतर्क रहे। फैक्ट नंबर 4, ये फोटो देखो एक बार, इसमें आपको एक लड़के को डॉक्टर्स ऐसे सैल्यूट कर रहे हैं, ये आपको दिख रहा होगा। ये एक्चुअल में चाइना का 11 साल का लड़का लियांग योये है, और ये साल 2014 में ब्रेन ट्यूमर से इसकी मौत हुई थी। तो मौत हुई थी तो डॉक्टर इसको सैल्यूट क्यों कर रहे हैं, ये सवाल आ रहा होगा। ये इसलिए इसको सैल्यूट कर रहे हैं क्योंकि 11 साल की उम्र में इसने कहा
कहा था कि अगर मैं मरता हूं तो फिर मेरे ऑर्गन्स जितने भी हैं जो अच्छे वर्क कर रहे हैं वो मैं डोनेट करना चाहूंगा बाकी बच्चों को जिसको इसकी जरूरत है। उसी हॉस्पिटल में उसी टाइम लगभग 4 बच्चे जिनको ऑर्गन्स की जरूरत थी उनको वो ऑर्गन मिला इसी से, और क्योंकि इस बच्चे के चलते 4 बच्चों की जान बच गई इसीलिए डॉक्टर्स इसके बॉडी को सल्यूट कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 3, ये फैक्ट है एक्सप्लोरेशन के बारे में। ऐसे कई आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे जिसमें ये मेंशन रहेगा कि कितने लोग क्या करते हैं, उनके पास पैसा तो रहता है अच्छा खासा लेकिन वो चले जाते हैं कहां, माउंट एवरेस्ट, अंटार्कटिका। कुछ लोग ऐसा परिवार को बिना बताए ही करते हैं। वो अपने पूरे मेहनत से अथॉरिटीज से परमिशन ऑब्टेन करेंगे, पैसे का जुगाड़ करेंगे और निकल जाएंगे ऐसे खतरनाक जगहों पर जाने के लिए। अब ज्यादातर लोग ऐसी चीजों को जब मूवीज में देखते हैं कि अरे वह माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहा है, सब इसके लिए क्लैप कर रहा है, जितना ये ग्लोरीफाइंग तरह से मूवी में दिखाया जाता है उतना एक्चुअल में ये होता नहीं है। अंटार्कटिका जैसे जगह पर इतना ठंड होता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। आपने जैसे आप कहीं भी रहते हो भारत में तो आप देखे होंगे कि -1, -2 तक को आपने एक्सपीरियंस किया होगा, -10 तक को भी किया होगा अगर आप ठंड जगहों पर रहते हो तो। लेकिन अंटार्कटिका में -20-25 इतना टेम्परेचर होता है। इतना क्या बोल रहा हूं, एवरेज अंटार्कटिका का एवरेज टेम्परेचर -57 डिग्री सेल्सियस है। अब इतने टेम्परेचर में आपको चाहिए एक इग्लू या फिर लोग चाहिए जो आपके साथ रहे हैं। आप 20-25 सालों से नॉर्मल जगह पे रहते आ रहे हो, आप अचानक से जाओगे अंटार्कटिका में तो आपका बॉडी शॉक्ड हो जाएगा। सिंपल, बॉडी जो है वो फ्लेक्सिबल है बहुत, ये सिचुएशन के हिसाब से ढल जाता है। लेकिन अचानक से कोई इवेंट हो जाए तो बॉडी अजीब तरह से रिएक्ट करता है, मेडिकल सपोर्ट की जरूरत होती है। तो हाल ही के कुछ सालों में ऐसे कई केसेस हुए हैं कि लोग अकेले अंटार्कटिका, माउंट एवरेस्ट या फिर समुद्र के बीच में ट्रैवल करना चाह रहे हैं और उनकी मौत हो गई है। जैसे ये देखो, ये फोटो है ब्रिटिश एक्सप्लोरर हेनरी वर्सले की, जो कि अंटार्कटिका सोलो गए थे मिशन के रूप में कंप्लीट करने। 69 डेज में इन्होंने 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा ट्रैवल किया। ये तो खो गए थे उस जगह पे, आखिरकार इनको एयर लिफ्ट किया गया, इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन पहुंचते पहुंचते वो मर गए। ये उनका लास्ट सेल्फी है जो कि उनके टेंट में इन्होंने लिया था। देखो, मैं लाइफ में एक ना एक बार ऐसा करने जरूर वाला हूं कि मैं आपके साथ जाऊंगा कहीं पैरानॉर्मल जगहों पे, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो मैं करूंगा तो अच्छे तरीके से करूंगा। ये नहीं कि हाँ आज प्लान हो लिया कल मुंह उठा के चल जाओ। कुछ बैकअप प्लान क्या क्या हो सकता है, वर्स्ट क्या हो सकता है, इसको दिमाग में रखे हुए। तो ऐसा कुछ होगा तो पहली बात, सब कुछ का प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस होनी चाहिए और जितने भी बैकअप प्लान्स है वो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है कि हम साथ जाएंगे किसी जगह को एक्सप्लोर करने, तो साथ में जाना एक अलग बात होती है। लेकिन जो लोग सोलो निकल जाते हैं, पता नहीं वो ऐसा क्यों करते हैं। फैक्ट नंबर 2, ये वर्ल्ड के वन ऑफ इट्स ओन काइंड केसेस में से एक है। मतलब ऐसा केस जो कि एक ही बार हुआ है, ऐसा फिर कभी नहीं हुआ। 2 साल की लड़की मिशेल फंक, जो एक क्यूट सी लड़की आप देख रहे हो, ये सिर्फ 2 साल की थी। हुआ ये कि ये कुछ ऐसे जगह पे जहां पे ठंडा पानी होता है, आधा बर्फ आधा पानी, बहुत ठंडे जगह पे इसके अंदर गिर गई। अब आप इमेजिन करो कि कोई बर्फीला इलाका है, वहां पे कोई पानी का बॉडी है और वो कितना गहरा है ये आपको नहीं पता, तो क्या आप उसमें घुसोगे? तैरना आता होगा तब भी डर लगेगा, क्योंकि पानी इतना ठंडा होता है कि आप जब उसके अंदर जाओगे तो आपको करंट लगेगा, लिटरली करंट वाली फीलिंग। मतलब ये लाइटली इमेजिन मत करो, पूरा लिटरल करंट इमेजिन करो, वैसा लगेगा, इतना ठंडा होता है। तो 2 साल की नाजुक सी लड़की इसमें गिर गई और वो चल गई पूरे बॉटम अंदर तक। और अब आप शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि मैं कुछ ऐसा बोलूंगा कि उसके बाद वो चली गई, डेथ हो गया। नहीं, यही तो अमेजिंग चीज हुआ। वो एग्जैक्टली 66 मिनट, 1 घंटे 6 मिनट लग गए उसको रेस्क्यू करने के लिए। रेस्क्यू टीम आधे घंटे में आई और उसको निकालने में इतना समय लग गया क्योंकि इतने डेंस बर्फ में उसको खोजना बहुत मुश्किल था। 66 मिनट बाद जब वो निकली तो उसका कोई पल्स या फिर हार्ट बीट नहीं चल रहा था और सबको लगा कि वो मर गई, क्योंकि उतने अंदर कोई रह ही नहीं सकता है। 66 मिनट, 5-10 मिनट होता तो बिलीवेबल होता, 66 मिनट, 1 घंटे 6 मिनट। लेकिन जब उसको गर्म जगह पर ले गया तो लगभग 3 घंटे बाद उसका बॉडी अपने आप ब्लड को वार्म करने लगा और वो
वापस सांस लेने लगी। इसलिए मैंने कहा था वन ऑफ इट्स ओन काइंड वाले केसेस में से एक। यानी ऐसा नहीं होता है कभी भी, ना ही ऐसा कोई एक्सपेक्ट कर सकता है कि फिर से हो। एक 2 साल की नाजुक सी बच्ची 66 मिनट तक गहरे ठंडे पानी में सबमर्ज्ड है और निकलने के बाद 3 घंटे बाद वो अचानक से सांस लेने लगी। इस लड़की का नाम मैं आपको फिर से बता दूं, मिशेल फंक। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि चमगादड़ घर में आना अशुभ क्यों माना जाता है? क्या रीजन हो सकता है? चमगादड़ तो जनरली इंसान पे अटैक नहीं करते हैं, फिर भी ऐसा क्यों? और ऐसा मानते हैं कि वो अटैक करे या ना आए, किसी के घर में आ गए तो वो घर अशुभ हो गया। लेकिन ऐसा क्यों आखिर? तो देखो, इसके पीछे का एक रीजन है, आपको मैं बता दूं। ऐसे कई बीमारी है जो कि चमगादड़ से ही म्यूटेट होके फैलते हैं और चमगादड़ हिस्टोरिकली इसी के लिए जाने जाते हैं, बीमारी फैलाने के लिए। कोरोना जब आया था तो शुरू में वैज्ञानिक यही थ्योराइज कर रहे थे कि ये शायद चमगादड़ों से आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि पास्ट में कई बीमारियां चमगादड़ से आई है जो कि एपिडेमिक क्रिएट की है। और ये जिस तरह का बीमारी फैलाता है वो ज्यादातर ऐसा ही बीमारी होता है जो फैले, तुरंत फैले, एकदम जल्दी फैलते रहे, मल्टीप्लिकेशन वाला बीमारी फैलाता है ये। और ये चीज भले ही पहले के टाइम पे 500 साल पहले मेडिकल साइंस उतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन फिर भी लोगों को पता था और इसलिए ये बात जानबूझकर विश्व में फैलाई गई, हर कल्चर में ऑलमोस्ट, कि ये अशुभ होते हैं। क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, ये इंसान के सर्वाइवल को खतरा पहुंचा सकते हैं, ये बैट्स। और विज्ञान अभी तक पूरी तरह से समझ भी नहीं पाई है कि ये इतना बीमारी ओरिजिनेट करते कैसे हैं। और इसलिए ये बात फैली हुई है कि ये घर में बैड लक लाते हैं, अशुभ माना जाता है। इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि बैड लक मतलब बीमारी, अशुभ मतलब बीमारी जो कि बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं जो उस रूम में रहता है, उसके लिए प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जरूरी नहीं कि वो आए तो बीमारी ही हो जाए, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है, एक जो हमारी वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स पे काम करती है, प्रोबेबिलिटी पे, वो बढ़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर बैट में बीमारी होती है। मतलब अगर कोई चमगादड़ आए तो जरूरी नहीं है कि उसमें कोई बीमारी है, जरूरी नहीं है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि उसमें कोई बीमारी नहीं है। ये मेन बात है। इबोला जो सबसे खतरनाक बीमारी में से एक थी, जिसके चलते इतने सारे लोग मरे थे, वो इन्हीं ने फैलाया था। ये फैक्ट मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मुझे लगा कि ये जानकारी आपको होनी चाहिए ताकि आप सावधान रहो और सतर्क रहो। फैक्ट नंबर 0, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स आप लोगों को बहुत पसंद है, तो मैं आपको यहाँ पर एक काम की साइकोलॉजिकल फैक्ट बताना चाहता हूँ जिसके बारे में आप थोड़ा सा विचार कीजिएगा तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। क्या है वो फैक्ट? देखो, लाइफ को टोटली अगर आप देखो, जिंदगी को, तो साइकोलॉजिस्ट्स ये कहते हैं कि जितने लोग बैकअप प्लान बना के रखते हैं, आपका लाइफ का कोई भी सेक्टर हो, जैसे मान लेते हैं करियर को ले लेते हैं, तो आपने तय किया है कि आपको ये करना है। अब क्या है कि बैकअप के रूप में आपके मन में कहीं ना कहीं कुछ होता है कि चलो ये नहीं हो पाया, अगर एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर ये है ही, तो फिर अब नहीं हुआ तब क्या करेंगे, फिर तो ये करना ही होगा, अगर नहीं हुआ तो एक तरह से आपके पास जो प्लान है, मेन प्लान, उसके पैरेलली एक बैकअप प्लान भी होता है। और वो बैकअप प्लान आपको पीस ऑफ माइंड देता है, शांति देता है कि चलो ये नहीं हुआ तो वो होगा। लेकिन यहाँ पर डिबेट इस बात पे होती है दुनिया भर के साइकोलॉजिस्ट्स में कि क्या बैकअप प्लान रखना सही है। तो ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि आपके पास अगर लाइफ में बैकअप प्लान हो तो फिर आपके जो मेन प्लान है उसके सक्सेस होने की चांसेस कम हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पास पता होता है, जैसे मान लो कि एग्जांपल ले लो कि आपके पापा का बहुत बड़ा शॉप है किसी जगह पर, आपको तो पता ही है कि पापा के बाद बिजनेस आप ही को मिलने वाला है, आप इकलौते बेटे हो, मान लो एग्जांपल के लिए। तो अगर आप जैसे इंजीनियर या फिर पायलट बनना चाहते हो, खुद का कुछ करना चाहते हो, तो आप ट्राई करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में रहेगा कि मैं ट्राई करता हूँ, फेल हो गया तो पापा का दुकान तो मिलना ही है। तो ये साइकोलॉजिकली आपको ऐसा रिलीफ देता है जिसके चलते आप उतना मेहनत नहीं करोगे जितना एक गरीब घर का बच्चा करेगा जिसके बाप के पास कुछ भी नहीं था। मेक सेंस? सिंपल बात है कि अगर आपके पास बैकअप प्लान ना हो, पापा के पास भी कुछ खास नहीं है, मान लो फैमिली भी उतनी अमीर नहीं है, तो फिर क्या होगा कि आपके अंदर एक्चुअल आग होगी कुछ करने की, तो ये चीज हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि बड़े घर के बच्चे टॉप नहीं करते हैं, बहुत एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो अच्छे खासे घर के बच्चे हैं और वो बाद में बहुत बड़ा कर लिए हैं। बाप भले ही अमीर हो लेकिन बेटा भी कुछ अच्छा कर लिया है, ऐसा होता है लेकिन कम होता है। ज्यादातर केसेस में साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि बैकअप प्लान मत रखो ताकि आपके पास सिंगल प्लान वही रहे और आप उसके ऊपर इतनी मेहनत करो कि आप उसी में सफल हो जाओ और आपके पास उसके बदले और कोई ऑप्शन
हो ही ना। ये बात लेकिन कहीं ना कहीं डिबेटेबल है, तो आप सोच सकते हो आपको क्या करना है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट्स का राय यही रहता है, ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट्स का, कि आपके पास सिंगल कोर फोकस्ड एनर्जेटिक प्लान होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ हाँ वो तो है ही ना, ट्राई करेंगे नहीं होगा तो वो कर लेंगे इसके बदले। फैक्ट नंबर -1, ये भी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। किसी भी चीज में टॉप के 3 लोग होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहला वाला का साइकोलॉजी क्या होता है, उसने मेहनत किया, टॉप ला दिया, इसके ऊपर तो और कुछ नहीं है, तो वो बहुत खुश होता है। दूसरा सेकंड और तीसरा थर्ड। थोड़ा डीप है, समझो इस बात को। आप पहले इस आर्टिकल को देखो, इसमें लिखा हुआ है व्हाई थर्ड प्लेस इज यूजुअली बेटर देन अ सेकंड। और आपको ऐसे कई आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिसमें ये बताया जाता है कि ओलंपिक के मेडलिस्ट और किसी भी एग्जाम के टॉपर को ले लो, या फिर किसी स्पोर्ट्स में जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होता है उसको ले लो, सेकंड आने वाला अक्सर खुश नहीं रहता है। पहले वाले का फेस स्माइलिंग होगा, थर्ड आने वाले का भी फेस स्माइलिंग होगा, सेकंड आने वाले का स्ट्रेट फेस होगा। ऐसा क्यों भला? क्या इसके पीछे साइकोलॉजी हो सकती है? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, टॉप वाला तो पूरा खुश है कि वो टॉप आ गया, थर्ड वाला खुश है कि चलो फर्स्ट, सेकंड नहीं तो थर्ड तो आया। एक खुशी है क्योंकि उसको पता है कि वो फर्स्ट तो नहीं आ सकता, सेकंड भी आना मुश्किल है, थर्ड में आ गया बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो सेकंड बीच में फंसा रहता है वो ये सोचता है कि मैंने इतना मेहनत किया, फर्स्ट वाले से एक पीछे ही आया। अगर वही सेकंड वाला थर्ड आता ना तो उसको ऐसा लगता है कि मैं फर्स्ट से तो बहुत दूर हूं, लेकिन टॉप 3 में हूं, खुश हूं। हम्बल रहता है उसका माइंडसेट। फर्स्ट आने वाला का तो पूरा एकदम डोपामीन में रहता है, खुशी में। सेकंड वाला बेचारा बीच में थोड़ा कंफ्यूजन में रहता है। और इसलिए सर्वेज में ये पता चला है कि सेकंड वाले लोग यूजुअली खुश नहीं रहते हैं और फर्स्ट और थर्ड वाले खुश रहते हैं। सेकंड वाले को ऐसा लगता है कि मैं तो थर्ड भी नहीं आया ताकि मैं हम्बल रह सकूं कि हाँ टॉप 3 में हूं, और साला फर्स्ट भी नहीं आ पाया ताकि बहुत ज्यादा खुशी हो। उसके अंदर एक गिल्ट रहता है कि बस एक और ला देता तो फर्स्ट में आ जाता, और ये चीज थर्ड वाले के पास नहीं रहती क्योंकि वो फर्स्ट वाले से थोड़ा दूर है। आई होप आप इस डीप चीज को समझ रहे होंगे। इसको दी सेकंड प्लेस इफेक्ट भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर -2, अभी न्यूज में ये आई थी कि बिहार के मोतिहारी में एक प्लेन को ले जाया जा रहा था रोड पे। तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने मेरे को पूछा था कि ये प्लेन कहां से आ गया रोड पे। तो ये जो इंसिडेंट हुआ था ये मोतिहारी में हुआ था, लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक स्क्रैप्ड प्लेन था जो कि मुंबई से असम ट्रांसफर किया जा रहा था और बिहार के एक ब्रिज के नीचे अटक गया था। स्क्रैप्ड प्लेन मतलब जो प्लेन बहुत पुराने हो जाते हैं उनको स्क्रैप किया जाता है। तो ये एक पुराना प्लेन था जो कि स्क्रैपिंग के लिए यानी टूटने फाटने के लिए, कचड़ा बनने के लिए जा रहा था असम में। और ट्रक ड्राइवर ने ऊंचाई का अंदाजा नहीं लगा पाया, उसको लगा था कि ब्रिज से निकल जाएगा, तो वही ब्रिज के नीचे बुरे तरीके से फंस गया और लोगों ने इसका वीडियो बना के इसको वायरल कर दिया। तो ये था आज का वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।